नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में कल से एक ऐसा मसला जो लगातार चर्चाओं में है। दरअसल जिन अधिकारियों पर, जिस महकमे पर लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी होती है, लोगों को सुरक्षा दिलाने की बात होती है, कानून के तहत चलने की बात होती है, लेकिन उसी महकमे का अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी कोई ऐसा खेल कर दे और जब वो पूरा खेल पब्लिक के बीच में पहुंचे तो फिर जाहिर सी बात है कि विभाग की छवि भी खराब होती है और अधिकारी। हाल ही में एसीबी ने एक बड़ा खुलासा एसओजी की यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को 2 करोड़ की घूस के मामले में एसीबी ने कल गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि दिव्या मित्तल का यह बयान कि उसे पैसा ऊपर भी देना पड़ता है, आखिर ये ऊपर वाला कौन है? सरकार लगातार कोशिश में है कि भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर मजबूत कार्रवाई हो, लेकिन कई बार सवाल इस पर भी उठते हैं कि अभियोजन की मंजूरी नहीं मिल पाती और एसीबी कुछ नहीं कर पाती और फाइनली वो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी एसीबी के जाल से बाहर निकल जाते हैं। आखिर अब सरकार की मंशा क्या है? दिव्या मित्तल जो एडिशनल एसपी, जिसे एसीबी ने 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया, आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी। जोशी जी सर, देखिए कल से जो पूरा माहौल गरमाया हुआ है और जाहिर सी बात है एसीबी ने तो खैर अपनी कार्रवाई बहुत बढ़िया की है, होनी भी चाहिए थी, लेकिन क्या चीज जो होनी चाहिए थी जो नहीं हुई और जिस तरीके से एक एडिशनल एसपी स्तर की महिला अधिकारी पर ये जो आरोप लगे, जिस मामले में एसीबी ने उन्हें हवालात पहुंचाया है, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो क्या लगता है कि एसीबी कहां पर किस जगह मजबूत रही, कहां पर लूज रही? एडिशनल एसपी जो दिव्या मित्तल है, वाकई में इनकी जो कहानी है या जो, क्योंकि पहले ये कह रही थी कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, लेकिन अब फाइनली उनका ये बयान सामने आ रहा है कि उन्हें ऊपर तक भी पैसा पहुंचाना पड़ता है और जिस तरीके से इन्होंने एक पीड़ित से जो डिमांड रखी, वो जो पूरा अंदाज था उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में आज अब वर्तमान स्थिति में पुलिस का जो व्यक्तित्व और चरित्र है वो इसके अंदर गिर गया है बहुत ज्यादा। और कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में तो राजस्थान पुलिस जो है, मेरे ख्याल से अब वो पुलिस नहीं रही जो पहले आज से 20 साल 30 साल पहले थी। इसका जो मापदंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और करोड़ों रुपए ये मांगने लग गए हैं। मतलब एसएचओ डीवाईएसपी भी 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए लेने लग गए हैं। ये राजस्थान में पहली बार मैंने देखने में आया है। अब इसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो कार्रवाई की है, इसमें कहीं न कहीं मेरे समझ में कहीं न कहीं ऐसी लापरवाही रही है, या तो जो डेकोय इन्होंने लगाए थे जानकारी करने के लिए, और उनमें से किसी ने कोई लीकेज कर दिया है। कोई न कोई बात जरूर हुई है, अन्यथा अगर इस तरह की बात में कोई लीकेज नहीं होता तो वो जो पैसे लेने के लिए जो इसका मीडिएटर आया था वो पैसे ले लेता, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। मैं समझता हूं कि उस मीडिएटर के तार भी ऐसी जगह जुड़े हुए हैं जहां से उसको सूचना मिल गई, नहीं तो पैसे लेने में कोई दिक्कत थोड़ी थी। पैसे लेने के लिए उस आदमी को बुला लिया और 50 लाख रुपए लेने के लिए वो ले लेता। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जो गोपनीयता है, उस गोपनीयता में बीएल सोनी साहब के जाने के बाद में कमी आई है। पहली चीज कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी ऐसा विश्वास नहीं है
कि ये आदमी सही हो सकता है, गलत हो सकता है, सूचना बाहर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो जाल बिछाया था, जो अधिकारियों ने सोच समझ के जो कार्रवाई प्रारंभ की थी, उस कार्रवाई में कहीं न कहीं कोई सेंध लगी है। इसकी वजह से ये ट्रैप असफल हो गया। नंबर 2 बात ये कहना चाहता हूं कि प्रदीप जी, किसी भी सूरत में जब तक ऊपर के अधिकारियों की मिली भगत ना हो, नीचे का अधिकारी पैसे नहीं खा सकता। ये मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूं। मेरी 36 साल की नौकरी में मैंने देखा है कि एक भी फाइल, एक भी कागज इस तरह का अगर पुलिस में आता है, पुलिस में कोई जांच होती है, तो मान लीजिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैं एसएचओ हूं, तो मेरे ऊपर डीवाईएसपी है, एडिशनल एसपी है, एसपी है, आईजी है। ऐसा संभव नहीं है कि मैं अकेला बैठ करके थाने को लूट लूंगा या थाने में बैठ करके लूट खसोट करता रहूंगा और किसी को जानकारी नहीं मिलेगी। ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। मैं ये मानता हूं, प्रदीप जी, मुझे दुख हो रहा है आपको कहते हुए, मैं ये मानता हूं कि ये अधिकारी भ्रष्ट हैं ऊपर से नीचे तक। इन अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण की वजह से इस एडिशनल एसपी की इतनी हिम्मत है कि इसने 2 करोड़ रुपए मांगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इसकी जांच कर ली जाए, शुरू से लेकर के जब से नौकरी में आई है, इसके जो एसेट्स हैं वो कहां से आए हैं, क्या है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये लेडी अजमेर में काम करती रही हैं और जगह भी नौकरी में काम करती रही है। क्या उन अधिकारियों ने सबने आंख नीचे रखी थी? उनको ये जानकारी नहीं है। इसी प्रकार का एक पहले मसला रहा है। एसओजी के कोई मिड्डा थे, सत्यपाल सिंह मिड्डा, उनके प्रकरण में आज तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली। वो भी पैसे मांग रहे थे 2 करोड़ रुपया। ये एसओजी की आदत है क्या? एसओजी के प्रदीप जी, दोनों ही एसओजी के एडिशनल, सर दोनों ही एसओजी के एडिशनल एसपी थे और दोनों की हिम्मत 2 करोड़। हाँ, और मैं ये कह रहा हूं, क्या एसओजी का डीजी आंख मूंद के सो रहा है क्या? है? उसको ये जानकारी नहीं है? एसओजी के डीजी हैं, आईजी हैं, ये क्या कर रहे हैं ये? प्रदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर एक एडिशनल एसपी 2-2 करोड़ रुपया मांग रहा है तो इसमें बड़े लोगों की मिलीभगत जरूर है। और मैं एक बात और बता दूं जी कि आपके चैनल पे कह रहा हूं, एक बड़े अधिकारी का ट्रैप नहीं होने दिया इन्होंने। एसओजी का एक बड़ा अधिकारी था जिसका ट्रैप नहीं हुआ, उस ट्रैप को रोक दिया गया है और वो अधिकारी है अभी मौजूद नौकरी में। लेकिन इन अधिकारियों की एक दूसरे से मिलीभगत है। मैं कहता हूं कि इस लेडी की आलोचना करने की आवश्यकता इतनी नहीं है जितना इसके जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, ये उनकी मिलीभगत है। उनके भ्रष्टाचार आचरण की ये पोल खोलती है ये लेडी, ये उनकी पोल खोल रही है। बिल्कुल जोशी जी, और हमारे अगर राजनीतिक दलों को, हमारे राजनीतिक दल जिसके अंदर जो शासन चला रहे हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रीगण जो ये चाह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस होना चाहिए भ्रष्टाचार के मामले में, तो ये जो लेडी ये कह रही है कि मुझे ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, वहां तक इस सरकार को जांच करानी चाहिए। और इसकी जांच कराने के लिए चाहे प्राइवेट संस्था का ठेका दे दो किसी को, लेकिन इन अधिकारियों से इसकी जांच मत कराओ। ये अधिकारी इसकी जांच सही तरह से नहीं कर पाएंगे। मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कि आप जिस तरह से आपने बीड़ा उठाया है कि यहां भ्रष्टाचार न हो राजस्थान में, लेकिन उसमें कील ठोकने का काम जो अधिकारी कर रहे हैं, उनकी कील उखाड़ने का काम आप करिए। और अगर आप ये करने में सफल हो जाएंगे तब जाकर के रुकेगा। जैसे मान लीजिए अभी इन्होंने कमेटी का गठन करने की बात कही है कि अगर कमेटी उस व्यक्ति को ये कह देगी, क्लीन चिट दे देगी,
तब वहां का विभागाध्यक्ष क्लीन चिट देगा, अन्यथा क्लीन चिट नहीं दे सकता। मैं ये कह रहा हूं, एंटी करप्शन ब्यूरो का जो एक्ट है, आप एक्ट में ही क्यों नहीं प्रावधान करते हो भाई? एक्ट के अंदर कोई कमी है तो उसी में चेंज क्यों नहीं करते हो? केंद्र सरकार को आप बताते क्यों नहीं है कि इस प्रकार की इस एक्ट में कमी है जिसकी वजह से अभियोजन स्वीकृतियां नहीं मिल रही है? मैं कह रहा हूं कि और केसों में जब अभियोजन स्वीकृतियों की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसमें भी अभियोजन स्वीकृति की क्या आवश्यकता है? वो ट्रायल में जाएगा और अगर वो और मैं ये कह रहा हूं प्रदीप जी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जो कार्रवाई है ये जांच होने के बाद होती है, और मुकदमों में तो पहले मुकदमा दर्ज होता है फिर जांच होती है, उसमें तो अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके अंदर पहले जांच होती है और ये मान लिया जाता है कि बिल्कुल करेक्ट है, और अब बताइए एक व्यक्ति ने जब मोबाइल पर बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, मोबाइल पर रिश्वत की बातें हो रही हैं, ये सब हो रही है, फिर इसके अंदर और क्या एविडेंस की आवश्यकता होती है? जो ये आदमी निकल के बाहर आ जाते हैं और ये ईमानदार बन जाते हैं और अभियोजन स्वीकृति नहीं देते। इनके जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जिस भी विभाग के जो अनुमति नहीं देते हैं, इनकी भी मिली भगत होती है। ये पैसा खाते हैं उन अधिकारियों से, इसीलिए ये अनुमति नहीं देते। एक चीज जानना चाहूंगा, आपने भी राजस्थान पुलिस में भी इतना समय गुजारा है और एसीबी में भी आप रहे हैं, जो वर्किंग स्टाइल जो होती है कि जो लीक वाली जो आपने अभी बात की कि जो मामला लीक कैसे होता है, उसका वजह क्या होती है, क्यों होता है ये लीक, जब कई बार कई ट्रैप लीक हो जाते हैं? ये इसलिए लीक हो जाते हैं ट्रैप कि पुलिस का इतना बड़ा बेड़ा है, और जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो में जितने अधिकारी हैं उन अधिकारियों के भी अपने अपने संपर्क हैं लोगों से, प्राइवेट लोगों से भी है, सरकारी लोगों से भी है, बिजनेसमैनों से भी है, क्योंकि है तो सामाजिक व्यक्ति सभी, तो सबकी एक न एक जगह से जानकारी है। अब जैसे मान लीजिए एंटी करप्शन ब्यूरो के जितने अधिकारी हैं तो सबको पता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो का डीजी कौन है, एडीजी कौन है, आईजी कौन है, एसपी कौन है, सब पता है। दूसरा, कर्मचारी जिनको वो निश्चित किया जाता है, तो देखिए एक एडिशनल एसपी तो होता नहीं है, एक एडिशनल एसपी को तो मुखिया बनाया जाता है, उसके अंडर में एक डीवाईएसपी होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, और हेड कांस्टेबल एएसआई, मतलब एक 10 आदमियों का 15 आदमियों का ग्रुप तैयार किया जाता है। वो ग्रुप, अब मुझे बताइए कि ऐसा संभव है क्या कि वो जो 10 का ग्रुप है उसको ये पता ना हो कि साहब वो किसको ट्रैप करने जा रहे हैं? उनको तो पता करना। आखिर यार आप वहां से निकलोगे ऑफिस से बाहर तो आपको कहीं एक स्थान पर पहुंच के बताया तो जाएगा ना कि ये मसला। अब इसके अंदर पहले से जब सर्विलेंस पे रखा जाता है, जब आदमी सर्विलेंस करता है, उस समय में ही 2-3 अधिकारी तो संपर्क में आ जाते हैं इसमें कि ये मसला चल रहा है, इसकी सर्विलेंस चल रही है। तो जब इस तरह की चीजें आ जाती है सर्विलेंस में, तो वहां कहीं ना कहीं छोटा व्यक्ति जिसको ये चीज की जानकारी हो जाती है, उसके पेट में बात नहीं रहती और उसको पता लगता है कि या तो मेरी जाति या मेरी धर्म, आप समझिए इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जाति, धर्म और व्यवसाय, इससे संबंधित व्यक्ति अगर एक दूसरे से कहीं जुड़ा हुआ होता है तो वह बात को तुरंत लीक कर देता है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि कोई बड़े अधिकारी का कोई जो ट्रैप था वो रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि जैसे ही उसके बारे में कहीं पूछा गया तो उन्होंने ऊपर से पहले तो तैयारी कर ली ट्रैप करने की, लेकिन बाद में वो तैयारी रुक गई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जाकर के किसी अधिकारी को कुछ पता लग जाता है और कहीं वो राजनीतिक प्रभाव काम लेकर के उस चीज को रुकवा देते हैं। तो ऐसा मत समझिए आप कि जितने भी ट्रैप होते हैं ये 100% उन ट्रैपों को ये सुचारू रूप से कार्यान्वित कर देते हैं, ऐसा संभव नहीं है। संभव यह है कि इस प्रकार के लोग जो लोगों से आपस में मिले हुए रहते हैं, उनकी सूचनाएं आदान प्रदान हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। तो जहां पर
बहुत ही कड़वा व्यक्ति हो और जो वहां के ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी जिस ग्रुप में हो, उस ग्रुप की लीकेज बड़ी मुश्किल से होती है, अन्यथा लीकेज आराम से हो जाती है। आप क्या सोच रहे हो 100% जो शिकायतें होती है सारे थोड़ी ट्रैप होते हैं? नहीं होते। इसमें मुश्किल से 60 या 70% ट्रैप होते हैं, बाकी सब फ्री हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में ही वो बात नहीं रहती। उस आदमी को पता चल जाता है, वो पैसे नहीं लेता, कई बार बाहर नहीं आता। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने देखी है कि उसको हल्का सा आभास हो जाता है। अब आभास कैसे हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है? आपको ये तक बताऊं कि थाने के बाहर, प्रदीप जी, किसी विभाग के बाहर जब हलचल होती है ना, हलचल, आदमियों का आवागमन होता है, उससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ट्रेप की कार्रवाई होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि मैंने इतना तक देखा है कि जैसे ही नई शक्ल के लोग आने लगते हैं, नए कपड़े पहनने वाले, अरे भाई जहां एक नॉर्मल व्यक्ति घूम रहे हैं एक विभाग में, और आप देखेंगे 3-4 व्यक्ति उस विभाग के बाहर सड़क पर कोई नई प्रकार के लोग घूमने लग गए, चाय की दुकान पे बैठने लग गए, तो लोग अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि यार ये आदमी कभी देखे ही नहीं गए हैं यहाँ, और ये आदमी अब घूम रहे हैं, क्या कारण है? बस ट्रेप फेल हो जाता है। भाई इतना ही दिमाग है। ये मैंने देखा, कई बार मैंने महसूस किया है कि ट्रेप फेल कैसे होते हैं। ऐसे हो जाते हैं, आदमी जाएगा, नए प्रकार के आदमी देखते, आधे ट्रेप तो ऐसे फेल हो जाते हैं, आधे ट्रेप ऐसे फेल हो जाते हैं। ये आपको एक बात बताऊं मैं आपको कि एक प्रकार के लोग, जैसे पुलिस का आदमी दूर से पहचानने में आ जाता है, अब ट्रेप करने तो वही जाते हैं। अब पुलिस को ट्रेप करने वाले, जैसे पुलिस के अधिकारी जाएंगे ना, कोई कर्मचारी बाहर, जैसे अनजान कर्मचारी देखा और पुलिस का संतरी सूचना दे देता है कि भाई ऐसा लग रहा है कोई पुलिस वाले 3-4 बार घूम रहे, बस। और चूंकि रिश्वत का मामला थाने में चलता रहता है, तो वो अधिकारी क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि आज अपने यहाँ होने वाला है। तो जैसे ही वो अपनी बातचीत चल रही, किसी फाइल में कोई इस तरह की बात है, तो वो क्या करते हैं, उसको तत्काल कहते हैं कि भाई अब इधर संतरी अलर्ट, अब अंदर किसी को मत आने देना। बस वो संतरी बाहर खड़ा हो जाता है, उन्हें भाई अंदर नहीं जाओगे। अब उन्हें क्यों, क्या बात हो गई कि नहीं बाद में आना 2 घंटे बाद, जब तक वो ट्रेप फेल हो जाता है। तो इस तरह की चीजें मैंने बहुत देखी हैं। तो ट्रेप फेल होने के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, कोई एक बात होती नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है इस प्रकार के ट्रेप फेल होने का, उसके अंदर जो अभियुक्त पार्टी है, जो पैसे खाती है, उसका सोर्स ज्यादा मजबूत होता है। अब जैसे इसका है, ये आबकारी विभाग में कहीं इसने नौकरी की है, आबकारी विभाग का सस्पेंड कांस्टेबल है, वो इसका जो है वो बना हुआ था दलाल, तो वो उसको पूरी जानकारी रहती है। उस दलाल को अगर आप पकड़ेंगे तो वो दलाल ये बता देगा कि उसके किन पुलिस वालों से संपर्क है, ये और बता दूं मैं आपको। नहीं तो इतना आसान नहीं होता कि ट्रेप फेल हो जाए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है अधिकारियों से कि मेहरबानी करके नीचे वाले अधिकारियों पर कंट्रोल रखें, और इनकी लापरवाही की वजह से, जो बड़े अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही की वजह से ही नीचे के अधिकारी पैसा खाते हैं। ये 100% है। कोई ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर चल रहा है, भ्रष्टाचार ऊपर से आता है। ये जो बड़े अधिकारी हैं, ये ईमानदार दिखते जरूर हैं, लेकिन होते नहीं है। अगर ये जिस दिन ईमानदार हो जाएंगे, उस दिन नीचे का भ्रष्टाचार अपने आप रुक जाएगा। जोशी जी, लगता है कि अब ये जो ऊपर वाले कौन है, क्या है, आपको लगता है कि सरकार की चाहे कितनी ही मजबूत मंशा हो कि ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उठाए जाएं, लेकिन आपको लगता है कि अब ऊपर वालों का नाम या उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं? प्रदीप जी, नहीं प्रदीप जी, अब आप देखना, अब 2 चीजें चालू हो रही हैं। एक तो है ये ट्रेप की कार्रवाई और इसकी FIR और मुकदमा, ये इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। एक तरफ क्या हो गया, बचाव पक्ष चालू हो गया। अब क्या होगा इसके अंदर, जो ट्रेप की कार्रवाई करने वाले हैं ये है सरकारी कारिंदे, और बचाव पक्ष की कार्रवाई करने वाले हैं वो निजी व्यक्ति। तो जहां पर सरकारी कारिंदे काम कर रहे हैं, उन कारिंदों की जानकारी करके उनके ऊपर दबाव डलवाना, उनके ऊपर कार्रवाई करवाना, वो जो दूसरा पक्ष है जो पकड़ा गया है,
जो इससे प्रभावित हुआ है कार्रवाई से, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और वो ज्यादा एक्टिव होकर के ऐसी कार्रवाई करेंगे जैसी वो सत्यपाल मिंडा की कार्रवाई हुई है। आपको आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं प्रदीप जी, नोट कर लेना, तारीख 17, इस महिला का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये महिला बरी होगी, अभियोजन स्वीकृति बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर इनमें दम है तो ये अभियोजन स्वीकृति देके देखे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस महिला के केस में अभियोजन स्वीकृति ये महिला नहीं लेने देगी। ये इतने संपर्क इसके मजबूत हैं, जैसा इसके व्यवहार से, जैसा इसकी बातचीत से, जो मैंने तो अखबार में पढ़ी है, मैं तो जानता भी नहीं हूं, लेकिन अखबार में पढ़ने से जो मुझे लग रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे राजनीतिक जो आका है ना, ये भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि अगर ये चाहें कि साहब इसको बर्खास्त कर दे, नौकरी से कुछ कर दे, संभव नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं आती। अरे प्रदीप जी, 2 करोड़ की रकम वही व्यक्ति मांगता है जिसने पहले 2 करोड़ देखे हों, अन्यथा 2 करोड़ की रकम कैसे मांगेगा? मतलब ये हैबिचुअल है। ये 2-2 करोड़ रुपए पहले भी लिए हैं। इसके पास के सारे मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, उनकी जांच कराई जाए कि जब से ये नौकरी में आई हैं तब से लेकर के अब तक किन मुकदमों में इसने क्या क्या किया है। इसके लिए कोई विभाग अलग बना हुआ थोड़ी है हमारे यहाँ। वो भी जांच कौन करेंगे? वो भी एंटी करप्शन वाले करेंगे। एंटी करप्शन में कौन है? वही जो एसओजी में होते हैं, वही एंटी करप्शन में। जो थाने में होता है वही एंटी करप्शन में, जो एंटी करप्शन में वही थाने में। आपको पता है एंटी करप्शन ब्यूरो का, मैं भी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे थे, कोई जांच वांच की लिखी हुई है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जवाहर नगर के एक हेड कांस्टेबल को एक ट्रेप केस में बाहर निकाल दिया, एक कांस्टेबल के माथे पे डाल दी सारी बात। उसमें बड़े अधिकारियों का भी नाम आ रहा है। एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे चल रही है, किसी ने शिकायत करी है, पता नहीं क्या है। तो मुझे बताओ प्रदीप जी, क्या गदर मच रहा है? मतलब थाने तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो ये संस्थाएं बनी हुई है, एसओजी बनी हुई है, एटीएस बनी हुई है, एंटी करप्शन ब्यूरो बना हुआ है, ये भी भ्रष्टाचार के अड्डे हो गए। मतलब इनके अधिकारियों को भी आप शंका की निगाह से देखेंगे तो ये बताओ इस पुलिस का होगा क्या? कल माननीय डीजी साहब महोदय कल कह रहे हैं कि पहले पुलिस फिट होती थी, पहले पुलिस फिट रहती थी, अब पुलिस फिट ही नहीं है। अरे बताओ, इनको ये पता नहीं है कि पहले भी पुलिस ऐसी थी जैसी आज है। जिनके तोंद निकली हुई है वो पहले भी थे, पर इन डीजी साहब को वो नजर नहीं आए। आज पुलिस वाली तोंद वाली पुलिस हो गई। तो या तो इनका कहने का मतलब ये होगा कि अब भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया इसलिए इनकी तोंद बड़ी हो गई, और पहले भ्रष्टाचार कम था इसलिए तोंद कम थी, या तो ये है इनका कटाक्ष। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय डीजी साहब को, गृह सचिव को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री महोदय को, एसओजी के डीजी को यह सोचना पड़ेगा कि इस भ्रष्टाचार को ऊपर से नीचे कैसे रोका जाए। संपत्तियों की जांच कराओ, इनकी संपत्तियां बहुत हैं, और ये जो अधिक संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य सरकार ने जो नियम बना रखे कि अनुमति लेवे, फलाना करें, ढिमाका करें, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिसने नौकरी के समय में अपनी प्रॉपर्टी लिखवाओ, एक कानून बनाओ, एक परफॉर्मा लिखवाओ जो आपके सर्विस रिकॉर्ड के साथ जुड़ा रहे कि जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की उस दिन आपके पास क्या प्रॉपर्टी थी, आपके परिवार के पास क्या प्रॉपर्टी थी। लेकिन चूंकि हमारे राजनेता खुद भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसे ये नियम और कानून नहीं बनाना चाहते जिससे भ्रष्टाचार रुके। आप देखिए, आज किसी भी विभाग में चले जाइए, परसेंटेज के बिना काम नहीं होता। बिल्कुल। और जब काम नहीं होता है तो इनकी जानकारी क्या हमारे राजनीतिक व्यक्तियों को नहीं है? सबको है कि साहब वहां 2% देना, 1% वहां देना, 20%। तो भाई इसको रोको ना। बिल्कुल। और जोशी जी, जाहिर सी बात है कि जब ये सारा खेल चलता है तो
सवाल इस पर भी उठते हैं कि जो जांच, जो तफ्तीश आप लोग कर रहे हैं, वो कितनी सटीक और सही है, क्योंकि वाकई जिस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और सामने वाला व्यक्ति अगर पैसा वहां पर पहुंचा देता है तो उसकी तो फिर सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं है। और यही चीज भ्रष्टाचार की जो पहली सीढ़ी है वो शायद यहीं से शुरू होती है। लेकिन अब सवाल बड़ा बड़ा सवाल सीधा सा ये कि 2 करोड़ की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं, और जिस तरीके से इस एडिशनल एसपी का नाम इस 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में सामने आया, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले भी होंगे तो सही, लेकिन ऊपर वाला है कौन, ये सामने आता है या नहीं आता है, ये भी देखना है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभियोजन स्वीकृति इसे नहीं मिलेगी, क्योंकि संपर्क और ताल्लुकात ऐसे लोगों के बड़ी ऊंचाइयों तक होते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में एसीबी क्या एक्शन लेती है, क्या करती है, सरकार इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि इस तरह के मामलों पर कार्रवाई के लिए एक हाई पावर कमेटी बने जो इन चीजों को देखे कि वाकई यहाँ पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए। तमाम जो राय मशविरा होगा वो सरकार को मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी, बातचीत के लिए हमसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।